Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College बिलासपुर और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कैलकुलस के यूनिट 3 का टॉपिक रेक्टिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रेक्टिफिकेशन के लिए फॉर्मूले की लिस्ट देखेंगे, उसके बाद एस्ट्रॉयड की होल लेंथ निकालना सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस की लिस्ट होगी लेंथ निकालने के लिए। इससे पहले के लेक्चर्स में भी हमने देखा है कि कार्टेशियन इक्वेशन में यदि कर्व का रिप्रेजेंटेशन हो तो उसकी ट्रेसिंग कैसे की जाती है। एक बार हम फिर से दोहरा लें कि सिमेट्री, पहला स्टेप सिमेट्री का होता है कि अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x और इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स, इनमें हम सिमेट्री चेक करते हैं। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वक्र ओरिजिन से होकर जाता है। यदि ओरिजिन से होकर जाता है तो वक्र की स्पर्श रेखाएं ज्ञात करते हैं। यदि स्पर्श रेखाएं संपाती होती है तो वहां पर ओरिजिन पर कस्प होता है। यदि संपाती नहीं है तो ओरिजिन पर हमें नोड प्राप्त होता है। फिर अक्षों से प्रतिक्षेप बिंदु ज्ञात करते हैं। फिर एसिम्प्टोट ज्ञात करते हैं। एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस ज्ञात करने के लिए समीकरण में x की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करते हैं, यदि यह बशर्ते कि यह कांस्टेंट ना हो। इसी तरह से एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस ज्ञात करने के लिए y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करते हैं, बशर्ते कि यह गुणांक कांस्टेंट ना हो। उसके बाद ऑब्लिक एसिम्प्टोट जो है वो केवल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व है, वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्टिस, वहां पर काम आता है, जहां पर हम y इज इक्वल टू mx प्लस c और m और c ज्ञात करने की विधि जो है वो एसिम्प्टोट चैप्टर में पढ़ी हुई होती है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ कर्व यानी वक्र का विस्तार और वक्र पर कुछ बिंदु, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम चूंकि यहाँ पर केवल रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए ट्रेसिंग की बातें जो होगी वो अत्यंत ही संक्षिप्त में हम ट्रेसिंग के पॉइंट्स रखेंगे, क्योंकि अधिक मार्क्स जो होंगे वो रेक्टिफिकेशन पे होंगे। ट्रेसिंग पर भी कुछ मार्क्स होंगे, ट्रेसिंग के मार्क्स नहीं लिखकर केवल हम स्टैंडर्ड डायग्राम भी बना देंगे तब भी कुछ मार्क्स हमसे कटते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन के कुछ फॉर्मूले की लिस्ट दी हुई है। रेक्टिफिकेशन क्या है? किसी वक्र के चाप की लंबाई को ज्ञात करना ही रेक्टिफिकेशन कहलाता है। किसी आर्क की दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है उसे हम s से निरूपित करते हैं। ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन या लंबाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में दिया हुआ है, पोलर इक्वेशन में दिया हुआ है और पैरामेट्रिक इक्वेशन के रूप में यदि वक्र दिया हुआ है तो अलग अलग फॉर्मूले हैं। कार्टेशियन में यदि वक्र जो है उस वक्र को यदि हम वक्र के समीकरण में यदि हम y को x के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ कर्व का ds by dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर, या हम दूसरे शब्दों में इस तरह से याद कर सकते हैं फॉर्मूले को, s इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर dx। इसी तरह से यदि वक्र का समीकरण x इज इक्वल टू fy यानी x y के पदों में लिखा हुआ हो तो हम वक्र की लंबाई ज्ञात करने के लिए s इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस dx by dy होल स्क्वायर, dy का सूत्र याद रखते हैं। पोलर इक्वेशन के रूप में दिया हो यदि समीकरण, तो यदि r थीटा के पदों में हो तो हम s इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr by d थीटा होल स्क्वायर d थीटा के रूप में याद रखते हैं। यदि वक्र का समीकरण जो है वो थीटा इज इक्वल टू एफ आर यानी थीटा आर के पदों में व्यक्त होता हो तो हम लंबाई जो है s इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर डी आर के रूप में याद रखते हैं। और पैरामेट्रिक इक्वेशन में यदि वक्र का समीकरण दिया हुआ हो यानी x और y दोनों t के फंक्शन हो तब हम लंबाई जो है उसे याद रखते हैं इंटीग्रल अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर इंटू डी टी। याद रखिए कि हमारे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के अधिकांश एग्जाम्पल्स होंगे वो या तो इस रूप में फॉर्मूले यूज होंगे या फिर पोलर में ये पहला वाला फॉर्म। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
रेक्टिफिकेशन का। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और हम जो है एस्ट्रॉयड का यही इक्वेशन है ये भी हम पहचान रहे हैं, किंतु आपके सिलेबस में चूंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व ट्रेसिंग जो है वो नहीं बताई गई है, अतः आप चाहें तो पैरामेट्रिक फॉर्म का यदि कर्व ट्रेसिंग नहीं पढ़ा हुआ है तो हम इसे किस में बदल देंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये है कि क्वेश्चन को पहचानना जरूरी है, इक्वेशन याद रखना जरूरी है। तो हमारा दिया हुआ इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। हम पहचान रहे हैं कि ये एस्ट्रॉयड का समीकरण है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म एस्ट्रॉयड का होता है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3। इसको हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब हम कर्व ट्रेसिंग के स्टेप्स लिखेंगे। पहला है सिमेट्री। चूंकि हम जानते हैं कि वक्र के समीकरण में y बराबर -y रखने पर समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः दिया हुआ वक्र x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसी तरह से वक्र y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। अब सेकेंड स्टेप हम देखते हैं कि चूंकि ओरिजिन के निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, इसलिए वक्र ओरिजिन से नहीं गुजरता। अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु, x अक्ष से प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हम y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, यानी वक्र x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, a0 और -a0। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कर्व y एक्सिस को 0a और 0 -a बिंदुओं पर काटता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे कर्व ट्रेसिंग के पॉइंट्स को हम एक साथ डील कर लेते हैं। यहाँ पर यदि x ग्रेटर देन a है या x लेस देन -a है, तो हम देख रहे हैं कि जो y है वो इमेजिनरी वैल्यू देगा, यानी x इज इक्वल टू a रेखा की दाहिनी ओर या फिर x इज इक्वल टू -a रेखा के बाईं ओर वक्र का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि y बराबर 0 रेखा के ऊपर या y इज इक्वल टू -a रेखा के नीचे वक्र का कोई अस्तित्व नहीं। और चूंकि वक्र जो है वो फाइनाइट रीजन में स्थित है, अतः इसके कोई एसिम्प्टोट प्राप्त नहीं होंगे। अब हम देख रहे हैं समीकरण 2 से कि जैसे x जैसे जैसे 0 से a तक बढ़ता है, y का मान a से 0 घटता है। तो इस तरह से हमको वक्र का ये डायग्राम प्राप्त होगा। अब हमें लंबाई निकालना है एस्ट्रॉयड की। देखिए यहाँ पे आप टेबल भी बना सकते थे कुछ पॉइंट्स लेकर, x और y का टेबल, लेकिन हर तरह की चीजें हर क्वेश्चन में नहीं की जाती है। आप किताब भी देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर इतने कम स्टेप्स दिए हुए हैं और इतने कम स्टेप्स से तो ट्रेसिंग नहीं की जा सकती है। तो चूंकि कर्व ट्रेसिंग के चैप्टर में बहुत डिटेल से समझाया जा चुका रहता है और वही क्वेश्चन क्वाड्रेचर में और रेक्टिफिकेशन में बार बार आता है, इसलिए बहुत ही सीमित स्टेप्स में क्वेश्चन में समझाया जाता है क्वाड्रेचर और रेक्टिफिकेशन की। तो अतः चूंकि मार्क्स कर्व ट्रेसिंग के भी होते हैं, इसलिए जितना आवश्यक हो, पर्याप्त हो, उतने स्टेप्स में जरूर बनाना चाहिए कर्व ट्रेसिंग के पॉइंट्स को। तो चलिए, अब हमको डायग्राम मिल चुका है। अब हम आते हैं लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड का। तो हम देखते हैं कि इस वक्र में यदि हमें संपूर्ण लंबाई ज्ञात करना है एस्ट्रॉयड की, तो यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, अब ये ए बी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं तो इसका 4 गुना कर लेंगे तो संपूर्ण लंबाई मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने लिखा लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमको मालूम है, इंटीग्रल √1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर dx। ये कार्टेशियन फॉर्म का है। और
पैरामेट्रिक में भी है 4 टाइम्स 0, 4 तो पहले से रहेगा क्योंकि सिमेट्री है x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट। दूसरी है डी अंडर रूट dx बाय dt होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt होल स्क्वायर इनटू dt। यहाँ पर हमको ज्यादा आसान होगा लेंथ निकालना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट हमारी x की लिमिट थी 0 to a। अब यहाँ पर आप देखिए लिमिट x की 0 to a थी, तो x इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन था a cos क्यूब t और y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। तो यदि x इज इक्वल टू a cos क्यूब t में हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो a cos क्यूब t इज इक्वल टू 0 यानी t इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिलेगा। और जब हम x इज इक्वल टू a रखेंगे तो a cos क्यूब t इज इक्वल टू a मिलेगा, जिससे कि t इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये जो लिमिट है वास्तव में जो 0 टू a है वो लिमिट हमारी पाई बाई 2 टू 0 मिलेगी। और हम डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से उसको 0 टू पाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा, पर चूंकि हम यहाँ पर लेंथ निकाल रहे हैं इसलिए माइनस साइन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम चूंकि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लेंथ निकालने के लिए यूज कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब t है, अतः dx बाई dt जो है वो माइनस 3a cos स्क्वायर t sin t मिलेगा। y इज इक्वल टू a sin क्यूब t है, इसलिए dy बाई dt 3a sin स्क्वायर t cos t मिलेगा। तो इस तरह से हम dx बाई dt और dy बाई dt के मान हम समीकरण 4 में रखेंगे तो एरिया ऑफ एस्ट्रॉयड मिलेगा 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 dx बाई dt का होल स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर cos पावर 4t sin स्क्वायर t प्लस 9a स्क्वायर sin पावर 4t cos स्क्वायर t dt। कॉमन निकल जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t और 9a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो अंडर रूट के बाहर 3a हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमको मिलेगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये 4 3 जा 12, 12a को हमने इंटीग्रल साइन के बाहर लिखा तो 0 टू पाई बाई 2। अब अंडर रूट लेंगे यहाँ पे तो ये cos t sin t या sin t cos t। अब आप देख रहे हैं कि हम इसे गामा फंक्शन से बना सकते हैं। गामा फंक्शन का फॉर्मूला है 0 टू पाई बाई 2 sin पावर mx cos पावर mx dx is equal to gamma m plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 whole upon 2 gamma m plus n plus 2 upon 2। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 12a गामा 1 plus 1 by 2 गामा 1 plus 1 by 2 upon 2 गामा 1 plus 1 plus 2 upon 2। m भी यहाँ पर 1 है और n भी 1 है। तो इस तरीके से 2 6 12 ये मिला 6a गामा 1 अपॉन गामा 2, गामा 2 की वैल्यू भी 1 है, गामा 1 ये सब एक हो गए, दिस इज इक्वल टू 6a। तो इस तरीके से एस्ट्रॉयड की कुल लंबाई हमको प्राप्त हुई 6a। यही हमारा आंसर है। अब कुछ नोट है जो मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आपको एस्ट्रॉयड की कर्व ट्रेसिंग पूछी जाए आप कार्टेशियन फॉर्मूला में कर्व ट्रेसिंग कीजिए। यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है तो भी उसको कार्टेशियन में बदल कर बताइए यदि पैरामेट्रिक फॉर्म की कर्व ट्रेसिंग नहीं आती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम एरिया ऑफ एस्ट्रॉयड निकालते हैं तो हम कार्टेशियन फॉर्मूला में भी एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म में के इक्वेशन से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। किंतु जब हमें लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड पूछा जाए तो कैलकुलेशन में आसानी होती है यदि हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से पैरामेट्रिक फॉर्मूला यूज करें लेंथ का। आप करके भी देख सकते हैं कि यदि आप कार्टेशियन फॉर्मूला यूज करते हैं लंबाई की तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो इतनी बात आप याद रखें। अब आइए हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास स्टैंडर्ड कर्व्स हैं और इन सब कर्व्स की आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं अर्थात लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये चारों कर्व्स, ये चारों कर्व्स और ये कर्व का तो हमने संपूर्ण लंबाई निकाल ही लिया है। तो ये चारों जो है ये कार्टेशियन में है। आप इसमें
लूप की लंबाई, दोनों लूप की संपूर्ण लंबाई, और यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पर एसिम्प्टोट है, इन्फिनिटी में जाकर कर्व जो है इस लाइन को टच करेगा, इसलिए यहाँ पे लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पर भी एसिम्प्टोट वाली बात है, यहाँ पे भी लेंथ की बात नहीं की गई है, यहाँ पे भी लेंथ की बात नहीं की गई है। तो जहाँ यहाँ पर आप लेंथ, चूंकि बुक में ये क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप करके देख सकते हैं कि कितना आना चाहिए। यहाँ पर भी आप चाहें तो लंबाई निकाल सकते हैं लूप की। तो कुछ जगह मैंने एरिया का उल्लेख किया है और लेंथ का भी उल्लेख किया है, पर कहीं कहीं पर मैंने लेंथ का उल्लेख नहीं किया है। तो आप अपने विवेक से उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये जो है ये कुल 9 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं रेक्टिफिकेशन करने के लिए। आप चाहें तो ये सारे जो है वो कार्टेशियन फॉर्मूला से ही यूज होंगे, और ये जो 3 डायग्राम है ये पोलर के हैं। तो जब हम पोलर का क्वेश्चन अगले पीरियड में हम बनाएंगे तब हम उसको पोलर फॉर्मूला फॉर लेंथ यूज करके बनाएंगे। और एक चीज देखिए, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला है, तो इसको भी आप जिस तरह से हमने एस्ट्रॉयड बनाया है इसी तरह से आप यहाँ पर भी इनके आर्क की लंबाई निकाल सकते हैं। ये तो हम कर ही चुके हैं। यहाँ पर भी आप लूप की लंबाई यदि निकालते बनता है तो आप निकालिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। बुक में ये क्वेश्चन में बुक के चैप्टर में ये लंबाई नहीं बताई गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर लेंथ का आंसर नहीं लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इतने कार्टेशियन के क्वेश्चन और पैरामेट्रिक के क्वेश्चन आप जरूर बना लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच।